Hello, my dear aspirants. So, today we are going to check out the national current affairs from 15th November to 21st November. So, this video I am going to give you the all information of the full week, and some of the informations are going to be static portions, and some of the informations are really very important for your exam perspective. So, let's begin the class without any further discussion. So, at first, in November 15, here is the news. So, the 41st Indian International Trade Fair begins in New Delhi. तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? देखिए, IITF, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो ये अब तक लेके बहुत सारे बार कंडक्ट हो चुका है, 41st टाइम इंडिया में ये कंडक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ था? देखिए, प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली पे ये कंडक्ट हुआ है। इसका जो उद्घाटन हुआ था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द फेयर, एंड in most of the event, guys, I have told you that in this particular year we get the theme from every event. So the event of this particular event, theme of the particular event is vocal for local, local to global. Actually, vocal for local, through this sentence we are initiative and trying to expand the indigenous product, okay, the range of indigenous product, okay. Vocal for local is means most of the time we like to enhance the quality and the production of our indigenous products, okay. Then इसमें और एक कुछ मैंने डिटेल्स ऐड किए। देखिए, नीति आयोग मेंबर हेल्थ का जो नीति आयोग का मेंबर है हेल्थ से, डॉक्टर VK पाल इनॉग्रेटेड द हेल्थ पेविलियन। हेल्थ पेविलियन क्या होता है? एक तरह का हेल्थ कैंपिंग होता है एट द 41st इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली टुडे। एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है वहाँ पे जितने भी सेक्टर के, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर के हो गए, कमोडिटी सेक्टर के हो गए, हेल्थ सेक्टर के हो गए, हर तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट के, वो वहाँ पे जाते हैं और अगर कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिजिनियस तो उसको पेशकश करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया में देखिए हम ऐसे ऐसे चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्थ सेक्टर से जो हमारा नीति आयोग का मेंबर है डॉक्टर VK पाल जी, उन्होंने किया कि देखिए एक हेल्थ पेविलियन का इनॉग्रेशन किया है और इसमें इन्होंने जो थीम रखा है हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। अगेन वी आर प्रमोटिंग द इंडिजिनियस प्रोडक्ट, लाइक लुक हियर, हील बाय इंडिया। सो वी लाइक टू demonstrate the Indian medical equipments and Indian medical enhancement, okay. So through this slide I am going to I have given a proper discussion on IITF, okay. So let's see in the next topic. So in November 16, government of India nominates Vivek Joshi as director on RBI central board. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें जो डायरेक्टर है उनका नया किया हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है और इसमें अभी नया जो सिलेक्शन हुआ है किसका? विवेक जोशी जी का। तो अभी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट हैज nominated Vivek Joshi to its director on central board. Joshi is the secretary of the Department of Financial Services will hold यानी अभी वो टेक ओवर करने वाले पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर एट RBI पे, ठीक है। तो अभी हम कुछ डिटेल्स ले लेते हैं RBI से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब से शुरुआत हुआ इसका, इस कब का फाउंडेशन हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो अभी 1 अप्रैल, ये आपको कैसे याद रखना है? देखिए, हर एक क्वार्टर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? अप्रैल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल और 1935 एक्चुअली किया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे आया था। तो ऐसे याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल एंड 1935 को। लेट्स से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है अभी? शैकता दास, ठीक है, सॉरी शकिकांत दास। सो नाउ ही इज गोइंग टू रिप्लेस्ड बाय आवर विवेक जोशी, ठीक है। तो अभी इसमें उसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे, ओके। सो थ्रू दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, यहाँ पे जो न्यूज है NMDC, तो पहले हम समझना पड़ेंगे हमको ये NMDC एक्चुअली होता क्या है। स्वीप्स PRCI एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को। एक्चुअली NMDC एक कंपनी है जिसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है PRCI की ओर से 2022 का। देखिए, NMCI के फुल फॉर्म देख लेते हैं हम पहले। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेटेड इन 1958। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 को, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक एंटरप्राइज। ओके, NMDC इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। एक गवर्नमेंट बेस्ड एंटरशिप कंपनी है जिसमें इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है यही कंपनी है NMDC। तो अभी इसको अवार्ड मिला है, कौन सा? PRCI एक्सीलेंस अवार्ड 2022। I have some further discussion about this topic. Let's move into our next slide. Just look at this giant कंपनी। ओके, NMDC ओन गोल्ड अवार्ड्स। तो इसको, ये जो कंपनी है बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से इसको गोल्ड अवार्ड्स मिला है। देखिए, मोस्ट रेजिलेंट कंपनी ऑफ द ईयर। रेजिलेंट क्या होता है? इसमें कीवर्ड आ जाता है। रेजिलेंट बात को हम पहले समझ लेते हैं। स्प्रिंग बैक इनटू द शेप आफ्टर बेंडिंग और स्ट्रेचिंग और बीइंग कंप्रेस्ड। ऐसा हुआ है कि अगर कोई कंपनी कुछ किसी भी वजह से डाउन ट्रेंड में आ जाता है, फिर से अगर वो कंपनी अपने पहले पोजीशन पे बाउंस बैक कर सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिलेंट कंपनी। ओके, देन इसकी वजह से तो ये कंपनी बहुत ही रेजिलेंट रहा है। देखिए 2019 या 20 में जो कोविड का दौर था, हर एक कंपनी का बहुत सारा लॉसेस हुआ है। तो ये जो कंपनी है उसने बहुत अच्छा रिकवर किया है जिसकी वजह से हम इसको रेजिलेंट कह सकते हैं और इसको इसीलिए इसको गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। ओके, फिर देखिए, कम्युनिकेशन एंड कैंपेन कॉर्पोरेट ब्राउचर बेस्ट PAC इंप्लीमेंटेशन CSR। तो कॉर्पोरेट ब्राउचर क्या होते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट ब्राउचर एक तरह का एक ब्राउचर है जिसको हम चाहते हैं कि हर एक कंपनी जो है वो प्रिंटेड पब्लिकेशंस दैट यूटिलाइज शोकेसेस, अपना पब्लिकेशन के लिए वो शोकेस करने के लिए एक मेमोरेंडम निकलता है कि देखिए हम हमारे कंपनी की ओर से ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ही ये सब जो वजह मैंने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया है, इस सब के लिए इसको गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इट ओन सिल्वर अवार्ड्स। इस कंपनी को सिल्वर अवार्ड मिल चुका है इन द कैटेगरीज ऑफ बेस्ट यूज ऑफ CSR फॉर चाइल्ड केयर। तो CSR एक्चुअली क्या होता है? देखिए, CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कॉर्पोरेट कंपनी का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर या सोशल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मेनी कंपनीज हैव टेकन स्टेप्स टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल sustainability of their operations through measures such as installing renewable energy resources or purchasing carbon offsets। तो क्या कहा गया है? हर एक जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसको वो अगर एनवायरनमेंट के लेके या सोसाइटी को लेके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो अभी इस जो कंपनी है इसने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है सोसाइटी की ओर पे। तो और चाइल्ड केयर को लेके इसने बहुत ही अच्छा CSR में अपना काम किया है, तो इसकी वजह से इसको सिल्वर अवार्ड मिल चुका है। ब्रॉन्ज अवार्ड भी इसी वाली कंपनी को मिल गया है विजनरी लीडरशिप, यानी अगले कुछ सालों में ये कंपनी बहुत सारा ग्रो कर सकता है, ऐसा कुछ इसका विजनरी लीडरशिप रहा है। और एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम रहा है इस कंपनी की ओर से, जिसकी वजह से इसको ब्रोंज अवार्ड्स भी मिल चुका है। तो ये वाला जो कंपनी है NMDC, इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ओके, तो इंडिया 3 इंडियन सिटीज अमॉन्ग लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट्स इन एशियन पैसिफिक। नवंबर 17 का ये न्यूज निकल के आया है जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया का जो 3 सिटीज है, ठीक है, वो क्या किया है, उन्होंने लार्जेस्ट डाटा सेंटर ओपन किया है। तो एक्चुअली डाटा सेंटर क्या होता है? देखिए, आए दिन हम जब गूगल ड्राइव पे कुछ डाटा अपलोड कर देते हैं, iCloud में डाटा अपलोड करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, इंडिया का बहुत सारा डाटा, पर्सनलाइजेशन डाटा, ऑफिशियल डाटा क्या हो रहा है, गूगल ड्राइव पे सेव हो रहा है, जो हमारे कंट्री के अंदर ना होके वो कहीं और दूसरे देश पे, यूरोपियन कंट्रीज में उसका सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे इंडिया पे जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर, ठीक है, ये जो लार्जेस्ट डाटा सेंटर ओपन किया गया है कि सारे हर एक जो प्रोडक्ट होगा मेक इन इंडिया होगा और हमारा जो डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो हमारे यहाँ पे स्टोर होगा। इसीलिए ये जो बिजनेस है इस मॉडल को क्रिएट किया गया है। ठीक है, और डाटा सेंटर, इसको हम देखते पहले। ए डाटा सेंटर इज ए फैसिलिटी कंपोज्ड network computer storage systems and computing infrastructure that organizations use to assemble, process, store and dismantle large amounts of data. A business typically relies heavily on the application services। तो इसमें यही बोला गया है कि एक्चुअली डाटा सेंटर होता क्या है, जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि एक डाटा सेंटर में ऐसा कुछ सिस्टम हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे जिसके तहत हम बहुत सारे डाटा यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारा डाटा हम अपने यहाँ पे सेव रख सकते हैं। तो इंडिया के जो मेजर कुछ सिटीज़ है इसमें ये वाला डाटा सेंटर्स को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील।
सो अभी सपोज कोई भी एक एग्जाम पे क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे कौन है जो स्टील प्रोडक्शन करते हैं, तो प्राउड से आप बोल सकते हैं इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है। तो देखिए फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और सेकंड पे कौन है, इंडिया। तो इसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बाय रिप्लेसिंग जापान। पहले जापान हुआ करता था 2 नंबर पे, अभी इंडिया ने जापान को टेक ओवर कर लिया है। द बिगेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंट्री इज करेंटली चाइना, और चाइना अभी बिगेस्ट है, व्हिच अकाउंटेड ऑफ 57% ऑफ वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन। देखिए चाइना ने किया गया, वर्ल्ड का 57% स्टील प्रोडक्शन सिर्फ चाइना कर रहे हैं अपने ओर से, ठीक है। और इंडिया भी पीछे नहीं है, वो अभी 2 नंबर पे आ चुका है। इंडिया देखिए 109 मेट्रिक टन का यहाँ पे हर ईयर डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये था डाटा 2018 का, ठीक है। और 2019 से अभी डाटा था 111.2 मेट्रिक टन। अभी जो नया डाटा है उसमें और भी बढ़ोतरी होगा, ठीक है। द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया देखिए क्या क्या है इसमें, जो इंडिया का कुछ स्टेट देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द Andhra Pradesh hold about 80% of the national iron ore reserves and nearly 100% of coking coal, as well as vast reserves of chromite, bauxite and dolomite. Okay, तो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स है लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया में, ठीक है। सो द स्लाइड इज ऑल अबाउट द स्टील प्रोडक्शन इन होल वर्ल्ड। ओके, 17 there is a news, the government of India abolished National Anti-Profiting Authority. So actually National Anti-Profiting Authority, it's come under GST. Okay, so the National Anti-Profiting Authority, sorry guys, extremely sorry. Okay, the National Anti-Profiting Authority NAA was established under section 171 of the Central Goods and Service Tax यानी जीएसटी एक्ट 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। द एनए वाज सेट अप टू मॉनिटर एंड ऑब्जर्व व्हेदर द रिडक्शन ऑफ बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रीचिंग द रिसिप्टेंट बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट रिडक्शन इन प्राइसेस। एक्चुअली ये जो एनए है, इसको जब जीएसटी लॉन्च किया गया था तभी इसको लागू किया था। इसका काम था मॉनिटर करना जीएसटी के प्रॉफिट क्या हो रहा है, कोई एक भी अगर कंज्यूमर जीएसटी पे कर रहा है, कोई ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई भी अगर होलसेलर है, रिटेलर है, को वो ठगी तो नहीं कर रहा है, कोई भी अगर कंज्यूमर हो गया उसको गलत इन्फॉर्मेशन देके उसके ज़्यादा जीएसटी ना पे कर दे, तो इसको लेके एक फुल्ली मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया था, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मार्च कर दे रहा है, ठीक है। सीआईआई के अंडर इसको मार्च किया जा रहा है और इसको फुल्ली एबोलिश नहीं कर जा रहा है, इसको एक्चुअली इसको मार्जिंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एनएए इज देयरफॉर प्राइमरीली कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनालाइज व्हेदर द इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अवेल्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन और द रिडक्शन इन द टैक्स इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो मैंने अभी जो बातें आपको बताया यही यहाँ पे लिखा है, ही शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैंडम प्राइसेस इंक्रीज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी से के लिए जो अच्छा से इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए और जीएसटी से कोई किसी का अगर ठगी ना हो तो उसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को बनाया गया था। अभी इंडियन गवर्नमेंट इसको एबोलिश नहीं कर रहा है, एबोलिश के ना करके इसको मार्च कर दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट इन इंफॉर्मेशन व्हाट इज एनएए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। एक्चुअली आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे आज का जो स्लाइड था उसमें वोकल फॉर लोकल यानी इंडिजिनियस जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके इस पूरा वीक का पूरा न्यूज़ इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है। तो अभी नवंबर 18 में देखिए किया हुआ है, विक्रम एस रॉकेट लॉन्च बाय इसरो, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। इंडिया का फर्स्ट टाइम अगर प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट आपको पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, आप अच्छे से लेके आ जाना विक्रम एस रॉकेट, ठीक है। तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन हम चेकआउट करते हैं। विक्रम एस रॉकेट इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? आई थिंक यू नो इट। एट द श्रीहरिकोटा, सो अगर पूछा जाए कि इसरो कहाँ पे श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड, ठीक है। द लॉन्च ऑफ इसरो का जो श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड है वहां से इसको लॉन्च किया गया है विक्रम एस को, ठीक है। तो अभी देखते हैं, द लॉन्च ऑफ विक्रम एस रॉकेट बाय इसरो इज हिस्टोरिक मोमेंट। सो कहा जा रहा है कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट टू स्काईरूट एरोस्पेस अबाउट 2 years टू डेवलप एंड बिल्ड द विक्रम एस
यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो बोला जा रहा है कि ये जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है 2 years लग चुका है इसको डेवलप करने में, ठीक है। और इस 2 year का मेहनत यहाँ पे हुआ है क्या, विक्रम एक्स रॉकेट इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द इसरो एट November 18, ओके। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही अच्छा न्यूज है। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम एक क्या हुआ है देखिए। सो द न्यूज इज ऑल अबाउट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सो व्हाट इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? Suppose there is an airport where all the energy resources are green, like suppose bioenergy, okay, hydro energy. This type of energy resources when used in any airport, then we can call it Greenland airport. So नॉर्थ ईस्ट का एक रिपोर्ट है देखिए, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट अरुणाचल फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो फर्स्ट एयरपोर्ट है ये ईटानगर पे अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है। डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका नाम क्या रखा गया है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम चेकआउट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, द डोनी पोलो एयरपोर्ट एट ईटानगर। ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल। एंड डेडिकेटेड द 600 मेगावाट हाइड्रो पावर स्टेशन टू द नेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन है और जो प्रोड्यूस करेगा 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर। अगर इसका पोटेंशियल अच्छा रहा तो आगे के दिन में और भी अच्छा इसमें प्रोडक्शन हो सकता है एनर्जी का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल नाउ हैव 16 एयरपोर्ट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी कितना एयरपोर्ट है, 16 एयरपोर्ट नाउ वी हैव इन नॉर्थ ईस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं और क्या रिपोर्ट है। सो देखिए, फास्ट उनानी मेडिसिन रीजियोनल सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लॉन्च इन सिलचर। तो उनानी मेडिसिन एक्चुअली होता क्या है ये हम पहले जानते हैं। अबाउट उनानी मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड उनानी टिप, अराबियन मेडिसिन। ये एक अराबियन रीजन का मेडिसिन है, ठीक है, रीजियनल बेस्ड इसको डेवलप किया गया है। और इस्लामिक मेडिसिन, ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हीलिंग एंड हेल्थ मेंटेनेंस ऑब्जर्व इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। द उनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफर्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक्चुअली साउथ एशिया का एक ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो फर्स्ट टाइम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका एक ब्रांच खोला गया है, उनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर नॉर्थ ईस्ट इनोग्रेटेड इन सिलचर। ये कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है इसका, सिलचर में। देखिए इसका हमने एक तस्वीर लगाया इसमें। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है रीजनल बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट होता है ट्रेडिशनल सिस्टम के तौर से, और इसमें बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी का हर एक ऑर्गन या पार्ट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो गाइस दिस आर द न्यूज़। आई थिंक दिस वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू। So I want to say thank you again. Please subscribe and give your valuable feedback into our comment section. This will help us to improve our videos. Thanks a lot guys.